हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका 15th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि वायु क्या होता है। वायु के बारे में पूरी तरीक़ा से हम जानेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब वायु किससे बनी होती है। हमारे चारों ओर हम जानते हैं कि हमारे जो चारों तरफ होता है वो वायु होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे चारों तरफ वायु होता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ चीज़ें रहती है, जैसे ऑक्सीजन रहती है जिससे हम सांस लेते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन रहता है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ धूल कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, ये सारी चीज़ें रहते हैं वायु में। तो इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये है कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। तो हाँ, बिल्कुल, हमारे चारों तरफ जो वायु होती है वो उपस्थित रहती है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो मान लेते हैं एक बकेट लेंगे, उसमें एक खाली गिलास को उसमें डालेंगे, ठीक है। उसको जब हम तिरछा करते हैं तो पानी जो होता है वो उसमें भरेगा, जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, और उससे जो है वो गिलास जो है उससे बुलबुले निकलेंगे, ठीक है। ये जो बुलबुले हैं वही बेसिकली क्या है, वायु है। इसमें वायु है, और यही क्या था कि जब पानी इसमें भरे तो वो जो वायु है वो निकल रहा है, और जो कि बुलबुले बुलबुले के फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वायु होते हैं वो एक तरह से स्थान घेरता है। वो जो बोतल था, वो चाहे वो बोतल या फिर गिलास से हम कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वायु रहता है, मतलब कि वो स्थान घेरता है। तो वायु की अगर हम बात करें, ये जो मेथड है, ये जो इमेज है, इसमें हम देखें तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वायु होता है वो स्थान घेरता है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाता है। जब पानी पूरे स्थान में भर जाता है तो उसमें बुलबुले नहीं निकलते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो वायु होता है वो स्थान घेरता है। साथ ही जो वायु होता है उसका कोई भी रंग नहीं होता है। हमारे चारों तरफ वायु होता है, बट हम उसको देख नहीं सकते हैं। उसका कौन सा रंग है हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। हम इसके आर पार भी देख सकते हैं, और ये पारदर्शी होता है। हम सामान जो है टेबल पे रखा रहता है तो हम इजीली देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्यों क्यों देखते हैं, क्योंकि अब हमारे चारों तरफ तो वायु रहता ही है, लेकिन हम फिर भी देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वायु जो होता है पारदर्शी होता है, उसे हम स्पष्ट रूप से उसके आर पार देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई होती है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि वायु जो है किससे बनती है। तो वायु जो होता है वो अनेक गैसों का एक मिश्रण होता है, ठीक है। और अब हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस चीज़ों का ये मिश्रण होता है, किस किस गैसों का ये मिश्रण होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें जलवाष्प के बारे में। तो हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है, तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वायु होता है उसमें क्या होता है, उसमें जलवाष्प होता है। जो जल वाष्पित होता है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, जलवाष्प। तो वायु में जलवाष्प होता है, इसलिए जब ठंडी जगह पे रखते हैं उसको, या फिर ठंडी कोई भी वस्तु पे रखते हैं, तो वो क्या होता है, संघनित होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो मान लेते हैं गिलास है, ठीक है, और इसमें अगर हम ठंडा पानी को फ्रिज से, मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर से क्या करें, पानी को लेकर रखें, तो इसके आसपास क्या होता है, कुछ देर बाद बूंदें दिखने लगती है, पानी की बूंदें छोटी छोटी दिखने लगती है। तो ये क्या है, वायु में उपस्थित जलवाष्प जो है वो यहाँ पे जब इसको बहुत ही कम तापमान मिला तो यहाँ पे संघनित हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि वायु में जलवाष्प होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो जो वायु होता है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो होता है वो भी वायु में होता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो दूसरा जो बात करें घटक की वायु का, तो वो है ऑक्सीजन, और
ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, तो वायु का वह घटक जो जलने में आवश्यक होता है, जलने में सहायक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर मान लेते हैं कि दो मोमबत्ती है, ठीक है, यहाँ पे इमेज में दिया भी है, दो मोमबत्ती है। अगर क्या करें हम कि अगर मोमबत्ती जल रही है और उसमें अगर हम क्या करें कि एक बोतल जो है, ठीक है, या फिर कोई भी गिलास हो गया, गिलास रख दें, और तो गिलास अगर हम क्या करें, ये जो ये बकेट है या फिर छोटा सा डब्बा है, इसमें क्या किए एक मोमबत्ती जला के रखेंगे। उसके बाद अगर हम इस पे के ऊपर से गिलास रख देंगे तो क्या होगा कि वायु का संपर्क तो टूट जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ देर बाद जो मोमबत्ती है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वायु में कोई ऐसा एक चीज है जो कि आग को जलने में सहायता प्रदान कर रही है, जो कि जलने में सहायता प्रदान कर रही है। और वो जब वायु से वो चीज हट गया तो क्या हुआ कि मोमबत्ती जो है वो जलना बंद कर दिया। तो इसका मतलब कि वायु का वह घटक जो क्या करे, जो जलने में सहायक हो, उसको क्या कहते हैं, हम ऑक्सीजन बोलते हैं। जलने की क्रिया जो होती है वो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हो पाती है। हम देखते हैं कि वायु का एक अवयव जो है ऑक्सीजन है, और वायु और इसी कारण उसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में सीमित मात्रा में है, क्योंकि गिलास में जितना वायु उपलब्ध है उतना ही रहेगा ना। उसके बाद जैसे ही वो जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मोमबत्ती जो है वो बुझ जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे ही मोमबत्ती बुझती है, जल ऊपर उठ जाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम जल इसमें रख दें, यहाँ पे दिख भी रहा है कि हम इसमें कुछ जल रखे हैं, तो ये जल क्या होगा, तथापि जल के ऊपर उठ वो क्या करेगा कि जब जैसे ही मोमबत्ती बुझेगी, जल जो है वो ऊपर उठ जाएगा, और जल के ऊपर उठने की घटना को मोमबत्ती के गलने में प्रयुक्त ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन क्या है, वायु का ही एक घटक है जो कि किसी भी चीज को जलने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या होता है, तो वायु का एक भाग, जैसे कि हम मोमबत्ती का ही कंडीशन लेंगे, तो मोमबत्ती में क्या था कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जो वायु होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही हो। ठीक है, जलवाष्प हमने देखा, ऑक्सीजन देखा, लेकिन क्या उसमें वायु ऑक्सीजन ही हो और सिर्फ जलवाष्प ही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। वायु में जो होता है उसमें नाइट्रोजन भी होता है और वो मोमबत्ती को जलने में सहायता प्रदान नहीं करता है। तो वायु का एक घटक जो मोमबत्ती को जलने में उपयोग नहीं हुआ, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं। यह वायु का लगभग चौथा या पांचवा भाग घेरता है, मतलब ये बहुत ज्यादा भाग होता है, वायु में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक वायु का ही घटक है। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग कर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस बनाते हैं। तो इस तरीका से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वास लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। या फिर कोई भी जब वस्तु जलती है, कोई भी पदार्थ जल रहा होता है, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसके अलावा कुछ अन्य गैस भी निकलता है। अब नेक्स्ट है धूलकण। ठीक है, तो धूलकण की बात करें अगर हम, तो ईंधन और धूल या फिर धुआं, तो ईंधन और पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म धूलकण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं और गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। तो वायु में धूल कण भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और जलवाष्प भी होता है।
यहाँ पे अगर हम धूल कण की अगर हम कोशिश करें कि कैसे हम जानेंगे कि वायु में धूल कण भी होता है, तो हम कभी कभी देखते हैं यहाँ पे कि जब पूरा अंधेरा कमरा हो और उसमें एक छोटे से होल से अगर लाइट आ रहा हो, तो हम उसमें कुछ कण दिखते हैं जो कि चमकते रहते हैं, वही क्या होता है, वायु का धूल कण होता है। ठीक है। अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ों की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। हमने ये भी देखा है। और नेक्स्ट है कि यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र से जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। ठीक है। जो कि क्या करते हैं, वायु को एक तरह से फिल्टर करके हमारे अंदर जो शुद्ध वायु होता है उसको जाने देते हैं, जो धूल कण होता है उसको बाहर ही रख देते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो वायु होता है उसको हम जब सांस लेते हैं तो कभी भी हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, वो मुंह में तो बाल नहीं होता है। जिससे क्या होगा कि अगर हम कभी कभी होता है कि जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हम मुंह से ही सांस लेने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे तो क्या होगा कि जो धूल कण होगा वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और वो हानिकारक होते हैं। तो अगर हम बात करें, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प और धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प और धूल कण उपस्थित होते हैं। तो अगर हम बात करें वायु में तो कितना प्रतिशत होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वायु में उपस्थित होता है वो होता है नाइट्रोजन। फिर उसके बाद उपस्थित होता है ऑक्सीजन, और उसके बाद मतलब ये दोनों मिलकर ही लगभग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही पूरे वायु में 99% भाग ये दोनों वायु में उपस्थित होते हैं। उसके अलावा जो 1% भाग रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प और धूल कण होते हैं। नेक्स्ट है कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। तो अगर हम बात करें कि पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों की, तो उसको या फिर जो पौधे होते हैं उसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, तो अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की, तो हमें क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो वायु में होता है। तो वायु की अगर हम बात करें तो वायु में भी क्या होता है, मिट्टी अगर हम, क्योंकि बात कर रहे हैं अभी किसकी, पौधों की या फिर जीव जंतु की जो पानी या फिर मिट्टी में रहते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं कि जो मिट्टी होता है उसमें भी वायु होता है और जो पानी होता है उसमें भी वायु होता है। पानी में भी जो वायु होता है वो उपस्थित होता है। क्योंकि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो कुछ बुलबुले निकलते हैं, वो क्या होते हैं, वो वायु ही होते हैं। मिट्टी में जब हम सूखा मिट्टी रहता है तो उसमें हम पानी डालते हैं तो वो भी उसमें भी बुलबुले निकलते हैं, और ये बुलबुले क्या संकेत करते हैं कि मिट्टी में भी क्या होता है, वायु होता है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाता है, जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देता है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव और पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद और छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों और मांदों से वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और उसके लिए वो क्या करते हैं, जमीन पर उनको आना पड़ता है। यही कारण है कि केचुए जो होता है केवल भारी वर्षा के समय पे ही जमीन से बाहर आते हैं, या फिर बहुत से जब बारिश होता है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में बहुत सारे कीटाणु, जीव जंतु, ये सब चीजें आ जाती है। बहुत सारे कीट पतंग जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो क्यों आते हैं, क्योंकि पानी भर जाता है मिट्टी में, वो लोग मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी के अंदर। तो जब पानी भर जाता है तो उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसी कारण वो लोग क्या करते हैं, जब बारिश होता है तो बाहर निकलते हैं और फिर लाइट देकर वो अट्रैक्ट होकर हमारे घर
तक आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। तो अगर हम बात करें कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, तो जैसा कि हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो पढ़ा ही है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे जो होते हैं श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब भोजन बनाते हैं तो उसके साथ ही वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसमें वो लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन का उपयोग वो लोग करते हैं श्वसन की क्रिया में, उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन वो लोग उत्पन्न करते हैं भोजन बनाने के समय, वो बहुत अधिक रहता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पौधे जो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जितना वो लोग श्वसन में उपयोग करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो ऑक्सीजन देते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन और पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं पवन चक्की, जिसका उपयोग विद्युत को क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। वायु जो होता है पवन चक्की को घुमाता है, जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने या आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में फिर ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधे के बीजों और फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में भी सहायक होते हैं। जल चक्र में वायु का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वायु का कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, वायु में कौन कौन से घटक होते हैं, मीन्स के कौन कौन से अवयव होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में, देन हम उसके बाद उसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है, जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इनमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक और श्वसन के लिए आवश्यक होते हैं। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक होता है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि वायु के संघटक क्या है। तो वायु के संघटक की बात करें तो वायु मुख्य रूप से नाइट्रोजन मिलता है, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण और कुछ अन्य गैसों का ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक होती है। तो अगर हम बात करें पहले वायुमंडल की, तो वायुमंडल क्या होता है, तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई होती है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस जो होती है श्वसन के लिए आवश्यक होती है। तो श्वसन के लिए आवश्यक अगर हम गैस की बात करें तो कोई भी जीव हो, चाहे वो पौधे हो या फिर मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीवित प्राणी हो, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी गैस की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो जब हम एक बर्तन में पानी को धीरे धीरे गर्म करते हैं, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या है कि वायु हम कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु जो होती है वो जलने में सहायता प्रदान करती है, मतलब सहायक होती है। तो एक जलती हुई, जैसे कि हमने इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वायु कैसे, ऑक्सीजन में हमने देखा था कि कैसे हम देखते हैं कि जो वायु होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो जलने में सहायता प्रदान करती है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज पर रखेंगे, उससे कांच की
खाली गिलास में से ढक देंगे। कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिलास के अंदर की ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो गई है। इससे सिद्ध होता है कि वायु जो होता है वो वायु में जो ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली क्या करता है, जलने में सहायक होता है। नेक्स्ट है कि आप कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली हुई होती है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं, तो एक बीकर लेंगे या फिर कोई भी बर्तन हो, उसमें थोड़ा पानी लेकर उसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। उबलने से पहले बर्तन के जो अंदरूनी सतह होता है उसमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं, जो गर्म करने पर वायु बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि वायु जो होती है वो जल में घुली हुई होती है। नेक्स्ट है कि रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। तो जो रुई का ढेर होता है वो जल में क्यों सिकुड़ जाता है, क्योंकि रुई के जो रेशे होते हैं उसके बीच खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है और उसमें वायु भरी होती है। जब रुई को पानी में डाला जाता है तो जो पानी होता है उस खाली स्थान में भर जाता है और वायु को बाहर निकाल देता है, जिससे रुई के रेशे आपस में चिपक जाते हैं और वो जो ढेर होता है वो सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर की वायु की जो परत होती है वो क्या कहलाती है, तो वायुमंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव और रिक्त स्थान है की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और सांस लेने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो पहला है कि श्वसन, दूसरा है ज्वलन, आग लगना, तीसरा है पवन चक्की का चलना, वो भी वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। पक्षियों का उड़ना या फिर कोई भी विमान होता है उसका उड़ना, जो जहाज होता है उसका उड़ना, फिर परागण जो बीज हो गया, फिर फूलों के जो परागकणों होते हैं उसका फैलना, ये क्या है, वो सारी वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो इंसान होता है, जो जीव जंतु होता है, वो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरीके से पौधे और जंतु मिलकर वायुमंडल में इन दोनों गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज खत्म हुआ तो पूरा जो है वो वायुमंडल, पूरा वातावरण, पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम, क्योंकि अब एक ही चैप्टर है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, उसका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।